कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है जिसका नाम गोआना होता है। आना को उसके मां के कमरे में कुछ हलचल होती दिखाई देती है। जब आना दरवाजा खोलती है वो देखती है उसकी मां फर्श पर बेजान सी पड़ी हुई है, लेकिन उस कमरे में कोई और भी मौजूद होता है। इसके बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं नन्ही आना को मैड्रिड के एक मोनेस्टेरी में लाया गया है। अब आना को पूरी जिंदगी यहीं पर रहना होगा। उसके मर्जी के खिलाफ उसका भाग्य तय कर दिया गया था, पर यह बात आना को मंजूर नहीं थी। इसीलिए मौका मिलते ही वो मोनेस्टेरी से भाग जाती है। आना वहां से भाग तो आई थी, पर बाहरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो बहुत डर जाती है। तभी सीन बदलता है। हमें खून में सना एक जख्मी आदमी दिखाया जाता है। उसके बिहेवियर से ऐसे लग रहा था जैसे उसकी जान को यहां खतरा है। वो बड़े ही सावधानी से सीसीटीवी से बचते हुए रोड पर चलता है। यहां दूसरी तरफ आना की खोज में निकले एजेंट्स ने आना को देख लिया है। आना उनसे बचते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ती है और इसी दौरान वो एक आदमी से टकरा जाती है। ये वही आदमी था। कोरियन होने की वजह से आना उस आदमी से मदद मांगती है, लेकिन तभी वहां एजेंट आ जाता है और आना को वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते आना प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और एक पिलर के पीछे छिप जाती है, पर एजेंट उसे ढूंढ ही लेता है। लेकिन जब उसे ले जाने वाला होता है वो आदमी वहां आ जाता है और उन दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है जो काफी देर तक चलती है। पर अंत में वो आदमी उस एजेंट का खेल खत्म कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है, वो तुरंत वहां से निकलता है। यहां आना को दूसरे एजेंट ने पकड़ लिया था। जब आना उस आदमी को देखती है वो फिर उससे मदद मांगती है, लेकिन आदमी पुलिस के मैटर में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए वो कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं वो आदमी अब कोरिया में सेटल हो गया है। एक शाम उसे बैनर ठीक करवाने के लिए फोन आता है और वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां उसे काम करना था। वो एक हाई क्लास पॉलिटिशियन का अपार्टमेंट था, इसलिए उसे आईडी कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलती। तभी वहां काम कर रही महिला कहती है ये वही लड़का है जिसने बैनर लगाया था और इस काम के लिए मैनेजर और मैडम दोनों ने कहा है। इस तरह बूढ़ी औरत के कहने पर उसे अंदर एंट्री मिल जाती है। आदमी लिफ्ट में बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करता है और फिर अपने काम में जुट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ नकाबपोश लोग उसी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आए हुए हैं जहां वो आदमी काम कर रहा था। अंदर अपार्टमेंट में एक लड़की वाइन में कुछ मिला रही होती है। तभी पॉलिटिशियन जैंग से जून कमरे में आ जाता है और अपनी माशूका को प्यार करने लगता है। ये लोग वासना में लिप्त हो रहे थे। तभी उसका ध्यान टीवी की तरफ जाता है जहां पर उसकी वाइफ चाई यू जिंग का इंटरव्यू आ रहा था। लड़की वाइन की ग्लास जंग को दे देती है और वो वाइन पीते हुए इंटरव्यू देखने लगता है। इंटरव्यू में यूजीन खुद को एक सीधी सरल हाउसवाइफ की तरह पोर्ट्रे करती है जिसने प्यार के लिए अपनी अमीर फैमिली तक को छोड़ दिया। दूसरी तरफ नकाबपोश गैंग एक्टिव हो जाता है और सिक्योरिटी तोड़कर बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। यहां हमें पता चलता है कि नकाबपोश गैंग और ये लड़की जो इस वक्त जंग से जून को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है, वे दोनों आपस में मिले हुए हैं। क्योंकि जंग इस बार प्रेसिडेंट के पद के लिए उतरा हुआ है, तो ऐसे में उसे ब्लैकमेल करके मोटा माल कमाया जा सकता है और इसी योजना को अंजाम देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब लड़की असेंबली मैन के कपड़े खोलना शुरू कर देती है। तभी बैनर को ठीक कर रहा आदमी बाहर से सारी रास लीला देख लेता है। जैंग उसे देखकर अपना मुंह छिपा लेता है। तब तक वाइन ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहां लगातार नकाबपोश लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर आगे बढ़े जा रहे थे। जब आदमी बैनर का दूसरा कोना ठीक कर रहा था, वो देखता है कुछ लोग जबरदस्ती कमरे में दाखिल हो रहे हैं और उनमें से एक आदमी उस बूढ़ी औरत पर हमला कर देता है जिससे वो फर्श पर गिर जाती है। उसी वक्त एक आदमी कैमरा लेकर कमरे की तरफ बढ़ता है और अंदर कमरे में लड़की जांग से को फंसाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तभी एक गार्ड इमरजेंसी बटन दबा देता है जिससे वो कमरा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। अलार्म की आवाज ने सारे यूनिट्स को अलर्ट कर दिया था, इसलिए नकाब वाले लोग जल्दी से काम खत्म करने में जुट जाते हैं। यहां आदमी के लिए उस बूढ़ी औरत को बचाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो भी दरवाजा तोड़कर अपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है। अंदर आते ही नकाबपोश लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में वो भी उन्हें मारने लगता है और ऐसा करते हुए वो एक नकाबपोश इंसान के हाथ में लगे जख्म को देख लेता है। कुछ ही देर में वहां बचाव दल पहुंच जाती है। इसकी जानकारी मिलते ही सारे घुसपैठिए वहां से भाग जाते हैं।
आदमी दौड़कर उस महिला के पास जाता है। हम देखते हैं महिला को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और वो आदमी भी वहां से निकल जाता है। इन घटनाओं की सारी जानकारी यूजिन को दी जाती है। यहां हमें पता चलता है कि यूजिन जीएसएस सिक्योरिटी सर्विस की मालकिन है और यही सिक्योरिटी सर्विस असेंबली मैन की सुरक्षा भी करता है। उसी वक्त यूजिन को जैंगसे का कॉल आता है। वो कहता है, उस बैनर लगाने वाले ने मेरा चेहरा देख लिया है, मुझे यकीन है तुम सब कुछ संभाल लोगी। इस तरह जेएसएस की पूरी फोर्स उस आदमी के पीछे लग जाती है। इसी बीच चीफ हमले की फुटेज देख रहा होता है तो वो उस आदमी को पहचान जाता है। वो इस बारे में अपने हेड को बताता है और स्ट्राइक टीम को वापस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन हेड उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, हमारी टीम कोरिया की सबसे ट्रेंड कॉप्स है। फिलहाल चीफ उसे वार्निंग देकर निकल जाता है। दूसरी तरफ बैनर वाले को पकड़ने पहुंची स्ट्राइक टीम खुद शिकार हो गई है। उस आदमी ने स्ट्राइक टीम के हर एक कॉप को आसानी से निपटा दिया था। जब तक चीफ वहां पहुंचते बहुत देर हो गई थी। वही हुआ जिसका उन्हें डर था। सीन बदलता है। यहां यूजिन अपने पति से कहती है, तुम्हारी बेटी फिर से भाग गई है। हमें पता चलता है गो आना ही असेंबलीमैन की बेटी है जिसे दुनिया से छुपाया गया है। ये खबर सुनकर जांग गुस्से से कहता है, अगर आना को कुछ भी हुआ तो हम दोनों के बीच का अग्रीमेंट खत्म। यानी आना ही वो कड़ी है जिसने जांग और यूजिन के रिश्ते को बचाए रखा है।